नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले जरूरी है आप अपने गोल फिक्स कर लें, फिर अपने टारगेट के हिसाब से अपने फंड चुनें। ऐसा करने से आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे, जिससे आपके सभी गोल आसानी से अचीव हो पाएंगे। लेकिन टारगेट सेट करना किन बातों पर करता है निर्भर, इस पर करने वाले हैं आज खास चर्चा अपने एक्सपर्ट के साथ। हमारे साथ है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर। विश्वजीत जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। समझेंगे कि टारगेट सेट करना कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी गोल के लिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, और साथ ही किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में या ऑप्शंस में विकल्प हम तलाश सकते हैं। सबसे पहले जब हम टारगेट सर सेट करते हैं तो पहली सीढ़ी क्या होनी चाहिए? हम तो लंबे लंबे टारगेट पहले ही सेट कर लेते हैं, रिटायरमेंट हो गया, बच्चों की पढ़ाई है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म टारगेट ही सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट होता है पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का? स्वाति जी, देखिए, टारगेट कुछ भी हो सकता है आपको 6 महीने बाद कोई गोल आपके आने वाला है, कोई 1 साल बाद या कोई 3 साल बाद आपका गोल आने वाला है। तो टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, टाइम होराइज़न बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितना समय है उस गोल को पहुँचने में। और आप उससे भी इम्पोर्टेंट है स्वाति जी, कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है? क्या आप एक कंज़र्वेटिव इन्वेस्टर हैं, बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, या एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं जो थोड़ा रिस्क और थोड़ा-सा कंजर्वेटिव रहना चाहते हैं, या फिर एक एग्रेसिव निवेशक है जो आप कहते हैं कि भाई मुझे हाई रिस्क चाहिए लेकिन हाई रिटर्न्स भी चाहिए। तो ये आपको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना है, किस तरीके के निवेशक हैं आप। और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है टाइम होराइजन, कि आपका गोल कितने समय बाद है, चाहे वो छोटा समय अवधि हो सकती है, चाहे वो लंबी अवधि हो सकती है। और उसी के हिसाब से आपको अपना निवेश डिसाइड करना होता है। अगर आप निवेश डिसाइड कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ रिटर्न्स देख के डिसाइड करना है। ये भी बहुत जरूरी है कि जिस फंड में आप निवेश कर रहे हैं उस फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है, कंसिस्टेंट रही है, या वो कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न दे रहा है। तो तमाम चीजों को आपको ये नजर रखना होता है, तब आप किसी तरीके का निवेश शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप टाइम होराइजन, अपना रिस्क एपेटाइट, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टारगेट सेट करें और फिर निवेश स्ट्रैटेजी बनाएं। शॉर्ट टर्म निवेश स्ट्रैटेजी की बात हमने की थी, किस तरीके के गोल शॉर्ट टर्म में शामिल करने चाहिए विश्वजीत जी, और कैसी जगह पर इन्वेस्ट एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी के लिए सही है? बिल्कुल स्वाति जी, देखिए, टाइम होराइजन के हिसाब से हो सकता है आपको 1 साल बाद कार खरीदनी है, या आपके किसी बच्चे की पढ़ाई का गोल है। तो ये 1 से 3 साल तक के अगर कोई भी गोल है, तो आप उसको डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, क्योंकि यहाँ पे आपको इक्विटी मार्केट का रिस्क नहीं मिलता है। आप देख भी रहे होंगे मार्केट में कैसी वॉलेटिलिटी है। तो कहीं ऐसा आपने गोल शॉर्ट टर्म में ले लिया, और जब आप गोल के करीब पहुंचे और मार्केट एकदम से फॉल हो गई, तो आपको एक लास्ट मिनट सरप्राइज देखने को मिल सकता है। तो बेहतर है कि आप डेट फंड्स में निवेश करें शॉर्ट टर्म में, 1 से 3 साल में। और कहीं आपको लगता है कि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो वहीं पर आपको इक्विटी सेविंग फंड जैसे फंड में निवेश कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड, जहाँ पे आप 1 से 3 साल का टाइम होराइजन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको किसी तरीके का ज्यादा रिस्क नहीं है। हाँ, रिटर्न्स में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, बट बैंक एफडी जैसी रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है स्वाति जी, कि आपको लिक्विडिटी मिलती है म्यूचुअल फंड्स में। कहीं अगर आपने एफडी में किया तो वहां पे आपका लॉक इन हो जाता है, और आपको ब्रेक करें तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। लेकिन वही म्यूचुअल फंड्स में आपको लिक्विडिटी का लाभ मिलता है, आप जब चाहे बीच में निकाल सकते हैं। और अगर थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया था, कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं और आपको लगता है कि आप हाई टैक्स ब्रैकेट में है, तो वही ये इक्विटी सेविंग कैटेगरी सडनली बहुत अट्रैक्टिव हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आपको इक्विटी का टैक्सेशन मिलता है। 1 साल के बाद आप 12.5% का टैक्स देते हैं गेन पे। वहीं डेट म्यूचुअल फंड्स में आपका टैक्स स्लैब है, उसके हिसाब से आप टैक्स देते हैं। तो मेरे हिसाब से कोटक इक्विटी सेविंग फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड, अगर आप कंजर्वेटिव हैं और थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो कोटक इक्विटी सेविंग फंड बहुत बेहतरीन फंड है। यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 15% का इक्विटी होता है। हालांकि एज पर सेबी कैटेगराइजेशन 65% वाले फंड्स को ही इक्विटी सेविंग फंड, इक्विटी कैटेगरी कहा जाता है। लेकिन बाकी का जो 50% होता है वो आर्बिट्राज में होता है। तो वहां पे आपका रिस्क काफी कम हो जाता है। तो इसलिए ये कैटेगरी सडनली बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। आपको टैक्सेशन भी इक्विटी का मिल रहा है, कुछ इक्विटी का रिटर्न्स भी मिल रहे हैं, और वही रिस्क जो है आपका काफी कम है।
बिल्कुल, तो ये रही 1 से 3 साल के शॉर्ट टर्म होराइज़न की स्ट्रैटेजी, कहाँ-कहाँ निवेश करें हमने समझा। अब थोड़ा मिड टर्म पर आते हैं, हमारा जो गोल होता है, लगभग 5 साल तक हमें कुछ अपने टारगेट्स अचीव करने होते हैं। तो ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए कौन से गोल सेट सबसे पहले करने चाहिए? क्योंकि गोल को आइडेंटिफ़ाई करना भी ज़रूरी है। गोल कौन से सेट करें और कहाँ पर इन्वेस्ट करें? बिल्कुल, स्वाति जी 3 से 5 साल का गोल काफ़ी मतलब हो सकता है कि आप 3 साल के बाद कोई इंटरनेशनल टूर पे जाना चाहते हैं या वही गोल्स जैसे आपके हर एक इंडिविजुअल के गोल बिल्कुल अलग हो सकते हैं। किसी के बच्चे की पढ़ाई का गोल हो सकता है 5 साल बाद उसको हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, तो भी आप वहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम टाइम होराइज़न की कैटेगरी में देखें तो आपको हाइब्रिड कैटेगरी बिल्कुल सूट करती है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस में निवेश करने को मिलता है। जैसे कि बहुत बार कहा भी गया है, जब आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में निवेश करते हैं, तो आपको एक एसेट क्लास का रिस्क नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा-सा कम हो जाता है, प्योर इक्विटी फंड से अगर हम कंपेयर करते हैं। तो मेरे हिसाब से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बहुत अच्छी कैटेगरी है। यहाँ पे आपको डेट में भी निवेश कर रहे हैं, इक्विटी में भी निवेश कर रहे हैं और वहीं कमोडिटीज में जहां की ज्यादातर गोल्ड या सिल्वर में निवेश किया जाता है। तो 3 डिफरेंट एसेट क्लासेस में आप निवेश कर रहे हैं। हो सकता है इक्विटी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो गोल्ड और डेट आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को गिरने नहीं देंगे, तो आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड काफी अच्छा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, बहुत लंबे समय से इसकी परफॉर्मेंस देखिए काफी अच्छा है और ऐसी वॉलेटाइल सिनेरियो में ये कैटेगरीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। वहीं दूसरा फंड अगेन सेम एएमसी का इक्विटी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, अगर आप इसकी रिटर्न्स भी देखें तो काफी अच्छे, कहीं कई बार तो इक्विटी फंड से भी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये थोड़े एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में आता है। तो इसमें बेस्ट है कि इक्विटी और डेट फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि किस तरीके की कहाँ ज्यादा एक्सपोजर लेना चाहिए। अगर उनको लगता है कि बाजार महंगा है तो वो डेट की तरफ ज्यादा एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। वही उनको लगता है कि अभी आने वाले टाइम में इक्विटी अच्छा रिटर्न देगी तो इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। तो मेरे हिसाब से तीसरी कैटेगरी जो है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है। ये भी डेट और इक्विटी का ही कॉम्बिनेशन है। तो ये जो डिफरेंट एसेट क्लासेस में जब आप निवेश करते हैं, जिसको हम हाइब्रिड कैटेगरी कहते हैं, यहाँ पे आपको एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन मिलता है। यहाँ पे फंड मैनेजर डायनेमिकली चेंज करता रहता है इक्विटी और डेट में, और वहीं आपको दोनों एसेट क्लासेस के अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्स आपके कोई भी हो, चाहे बच्चे की हायर एजुकेशन हो, चाहे घर खरीदना है या कार खरीदनी है, आप अगर 3 से 5 साल का लक्ष्य देख रहे हैं, तो ये हाइब्रिड कैटेगरी आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगी। वही आपको लास्ट मिनट सरप्राइज भी नहीं होगा और अच्छे रिटर्न्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए जैसा हम शुरुआत में कह रहे थे, रिटायरमेंट गोल या बच्चों की हायर एजुकेशन के गोल बहुत ज़्यादा पॉपुलर गोल्स में से शामिल हैं। यहाँ पर किस तरीके के आप निवेश के विकल्प सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, स्वाति जी देखिए रिटायरमेंट है जैसे एक बहुत लंबा गोल है। आप अपनी और इंडिया में काफ़ी लोग रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते हैं। तो रिटायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल हो जाता है 5 साल प्लस पीरियड में, या कोई और भी गोल जैसे कि हो सकता है आपके बच्चे अभी छोटे हैं, उम्र छोटी है और उन्हीं की हायर एजुकेशन के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, या कोई बड़ा घर खरीदना चाहते हैं। तो ये सब जो 5 साल, 7 साल के बाद के गोल्स हैं, यहाँ पे आप एक बैलेंस्ड इक्विटी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एक जिससे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, जिससे कि आपका एक डिफरेंट मार्केट कैप्स में निवेश हो, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो। तो यहाँ पे हम एक बैलेंस पोर्टफोलियो सजेस्ट करते हैं, जिसमें हम तीनों ही मार्केट कैप्स के फंड्स को चुनते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम लार्ज कैप स्पेस में देखें, जो आजकल काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि जो वैल्यूएशन है वो लार्ज कैप की काफी अट्रैक्टिव है, और जब मार्केट अगर दोबारा चढ़ता है तो ऐसा ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि लार्ज कैप में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, और ये इंडिया की टॉप 100 कंपनियां हैं। तो स्टेबिलिटी भी आपके पोर्टफोलियो को लार्ज कैप कैटेगरी से मिल सकता है। तो यहाँ पे निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड अगर हम देखें तो टॉप क्वार्टाइल फंड है। शैलेश राजभान इसके फंड मैनेजर रहे हैं, काफी पुराना फंड है। रिस्क प्रोफाइल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अच्छा फंड है। तो मेरे ख्याल से निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड देख सकते हैं। वहीं अगर हमें मिड कैप स्पेस में जाना है, तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड हम देखें तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अभी पिछले 2-3 साल में मिड कैप स्मॉल कैप में काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले थे। तो ये फंड ने बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं, और ये क्यूजीएलपी स्ट्रैटेजी को बिलीव करते हैं, क्वालिटी ग्रोथ
प्राइस वगैरह स्ट्रैटेजी को देखकर ही ये स्टॉक्स को चुनाव करते हैं। तो एक अच्छी खासी रिसर्च विंग है इनकी, जिसके बेसिस पे ये स्टॉक्स को चुनाव करते हैं। पूरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड यहाँ पे बिल्कुल सूट बैठता है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। और अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें, तो जहां इस मार्केट में काफी फंड्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, वहीं पर बंधन स्मॉल कैप एक पॉजिटिव रिटर्न भी दे रहा है। और अगर हम 3 साल 5 साल की रिटर्न देखें, तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं बंधन स्मॉल कैप फंड में। तो ये तो ही तीनों डिफरेंट मार्केट कैप्स की बात। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को, जो मेरी फेवरेट कैटेगरी है, जहां पे हम फंड मैनेजर को एक डिस्क्रिशन देते हैं कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपने रिसर्च के हिसाब अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार वो अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है फंड मैनेजर को कि मुझे लार्ज कैप लेना है या मिड कैप लेना है। वहीं पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जो कि इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी निवेश करता है, तो हमें एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन का भी एडवांटेज मिलता है। और रिटर्न्स देखें तो कंसिस्टेंटली ये टॉप क्वार्टाइल फंड रहा है। पिछले 10 12 13 साल से ये फंड बहुत अच्छा फंड रहा है। लेकिन एक देखें तो इसमें ये बहुत बड़ा फंड हो चुका है, इसमें इतना पैसा आ चुका है, तो वही फंड मैनेजर को थोड़ा मैनेज करने के लिए शायद मुश्किल हो सकती है। लेकिन अभी तक अगर रिटर्न्स देखें तो ये टॉप क्वार्टाइल फंड है। और जो मेरा पांचवा प्रेफरेंस फंड होगा स्वाति जी, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। इस फंड की खासियत ये है कि बाकी जो 4 फंड हमने चुने वो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल के थे, ये वैल्यू स्टाइल है। मतलब उन फंड्स में, उन स्टॉक्स में निवेश करेगा जिनकी आज शायद वैल्यू थोड़ी डाउन है, लेकिन आने वाले समय में उनकी वैल्यू अभी अनफोल्ड होगी। तो ये अभी वो शेयर्स लेंगे जिनकी अभी शायद परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, या वो कंपनी अभी कंपनी का पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, बट किसी वजह से उसकी अभी रिटर्न्स देखने को नहीं मिल रही है। तो ये एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। ये 5 फंड्स को अगर आप लेते हैं तो एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बन जाता है। वैसे तो एक अकेला फंड अपने आप में पोर्टफोलियो है। तो मेरी हमेशा से ये सलाह रहती है निवेशकों को 5 से 7 एक फंड से डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ज्यादा जैसा आपने फंड्स में बताया डाइवर्स ना करें। विश्वजीत जी, 4 से 5 फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं शामिल करने चाहिए, और एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी आपने दर्शकों को बताई है गोल के हिसाब से। आइए दर्शकों से बातचीत का सिलसिला भी शुरू करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे पहले दर्शक शामिल हो चुके हैं, कल्याण जी, कल्याण मैती साहब। नमस्कार, बताइए, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। आपने अपना सवाल हमें भेजा था, थोड़ा डिटेल्स देंगे कि आप अपना पोर्टफोलियो जो आपने बनाया है, कब से आपने निवेश करना शुरू किया सर? जी नमस्कार। कह रहा हूँ कि मैंने तो हालांकि जो मैंने पोर्टफोलियो भेजा था 1000 का जो निवेश है वो यूटीआई फ्लेक्सी कैप बन चुका है आज के दिन में। वो लगभग 8 साल से इन्वेस्टेड हूँ और उसका फंड वैल्यू जो है लगभग 2 लाख के आसपास। बाकी का जो मैंने और 3 फंड ऐड किया है वो लास्ट 2 महीने के लिए ऐड किया हुआ है। निपन इंडिया का लार्ज कैप फंड है ये, उसमें मेरा 3000 का एसआईपी चल रहा है पिछले 2 महीने से। और एक है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, वो उसमें 2000 का है। और एक है पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड, वो भी 2 महीने से है 4000 का। और अभी एसबीआई इनोवेटिव फंड है, वो 3 महीने के लिए 1.5 का। तो मुझे अभी टोटल तो जैसा हम आपके सवाल, हाँ, टोटल जो करना है, आप कह रहे थे अपने सवाल में कि 5 साल में बच्चों की ओके, ऑल राइट, ठीक है सर, हम थोड़ा पॉइंट समझ गए आपका। 5 साल में बच्चों की पढ़ाई भी है आपकी, हायर एजुकेशन भी है, रिटायरमेंट के लिए भी आपको अच्छी खासी रकम की ज़रूरत पड़ेगी। विश्वजीत जी, इनका आप पोर्टफोलियो स्टडी कीजिए और क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल कल्याण मैत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जो फंड का सिलेक्शन आपने किया है वो सारे ही फंड बहुत अच्छे हैं। हालांकि उसमें 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसमें कि एक यूटीआई फ्लेक्सी कैप जिसको आपने बताया अभी, और आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी है। तो आप कोई भी एक फंड चूज कर सकते हैं। मैंने अभी भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड सजेस्ट भी किया था, जो 5 फेवरेट बेस्ट फंड्स थे मेरे। तो आप एक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करें, तो आपके पास 4 फंड तो ऑलरेडी है। जो 2 फंड में और ऐड करना चाहूंगा वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। और जो आप रिटायरमेंट का गोल देख रहे हैं, उसके लिए आप एक बंधन स्मॉल कैप फंड भी ले सकते हैं। तो आपके पास 5 फंड हो जाएंगे पोर्टफोलियो में। वही जो लक्ष्य है, आपने थोड़े से एम्बिशियस लक्ष्य रखे हैं कल्याण जी। मेरे ख्याल में 2 करोड़ का लक्ष्य आपने रखा है रिटायरमेंट के लिए।
तो उसके लिए आपको 13,000 रुपए की एसआईपी चाहिए होगी और हर साल आपको 10% का स्टेप अप भी करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने रिटायरमेंट के 2 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। वहीं आपने बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य भी रखा है, जिसमें 8 साल के बाद आपको 50 लाख रुपया चाहिए। तो अभी जो एसआईपी कर रहे हैं कल्याण जी, वो बहुत कम है। तो आपको कोशिश करनी है, जब भी कोई लमसम मिले, जब भी कोई बोनस मिले, जब भी आप स्टेप अप कर सकते हैं, उसको स्टेप अप करें, क्योंकि 50 लाख के लक्ष्य के लिए आपको अभी भी आज की तारीख में 25,000 की एसआईपी चाहिए होगी, तब जाके आप अपना 50 लाख का लक्ष्य अचीव कर पाएंगे और उसमें भी आपको 10% का स्टेप अप करना पड़ेगा। तो और जो तीसरा गोल है जो थोड़ा शॉर्ट टर्म है, उसमें आपके पास कुछ लमसम पैसा है 2 लाख के करीब, तो वो आप निवेशित रखें और कहीं आपको आवश्यकता पड़ती है तो एजुकेशन लोन की आप भी लोन की भी सहायता ले सकते हैं, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में फंड सिलेक्शन बहुत अच्छा है स्वाति जी इनका, थोड़ा सा एम्बिशियस गोल्स है, तो जितना हो सकता है उतनी एसआईपी अमाउंट बढ़ाएं, जितना लमसम मिले उतना निवेश करें, तब जाके आप अपने गोल तक अचीव कर पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत जी, आपको बहुत शुभकामनाएं कल्याण जी आपके इस निवेश के लिए। बाकी आपको सलाह दे दी है विश्वजीत जी ने। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी दर्शकों से बातचीत जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मनी गुरु में आज हम बात करें, हमारे आज के एक्सपर्ट है विश्वजीत पराशर, उनसे, और दर्शकों के सवाल भी आज हम शो में कर रहे हैं शामिल। हमारे साथ एक और दर्शक शो में हो चुके हैं शामिल वाया फोन लाइन, नितुल बर्मन जी। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। आपने हमसे संपर्क किया और अपना पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ सवाल हमसे जानना चाह रहे हैं। जितना हमने आपका पोर्टफोलियो देखा सर, कुछ 7 फंड है आपके पास जिसमें आप अराउंड 12,000 के एसआईपी कर रहे हैं। कितना पोर्टफोलियो बना चुके हैं अब तक? हाँ मैडम, मैं ये 7 फंड में 12,000 करके मैं एसआईपी कर रहा हूँ। तो मेरा फंड मेरा स्कीम अच्छा है या मैं इसको कोई रिव्यू करना पड़ेगा, कोई चेंज करना पड़ेगा, नया फंड ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको भेजा था आप लोगों के पास। ठीक है। और मेरा क्वेश्चन है मैडम। हेलो, आप सुन रहे हैं? हेलो जी जी सुन रहे हैं, पूछिए। हाँ, मेरा एक गर्लफ्रेंड है, उसका मैं ऐसा से कर रहा हूँ सुकन्या समृद्धि, तो उसके लिए मैं नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं कौन सा फंड में इसके लिए निवेश करूँ? बिल्कुल, आपके दोनों ही सवालों के जवाब देने के लिए विश्वजीत जी आज हमारे साथ हैं शो में। विश्वजीत जी, कैसा लग रहा है, इनके फंड्स कैसे लग रहे हैं? क्योंकि कुछ 15 साल में तो 1.5 करोड़ का टारगेट उन्होंने सेट किया है और कह रहे हैं कि 10% सालाना स्टेप अप भी करेंगे, तो सही है, पर्याप्त है? जी बिल्कुल, नितुल वर्मन जी ने फंड्स का चुनाव अच्छा किया हुआ है स्वाति जी। अगर हम देखें तो 2 मिड कैप फंड्स हैं, तो एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड भी है यहाँ पे, और वहीं मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड भी है। तो थोड़ा सा मिड कैप में एक्सपोजर इनका ज्यादा है। तो नितुल जी, हो सके तो आप एक मिड कैप फंड चूज करें, दोनों ही फंड बहुत अच्छे हैं। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड भी कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न दे रहा है, और मोतीलाल ओसवाल भी बहुत अच्छा फंड है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। तो कोशिश करें एक ही फंड में निवेश करें, 2 फंड्स ना रखें। वहीं पर आपके पास एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड भी है, तो वो अभी क्योंकि आपका लक्ष्य 15 वर्ष का है, तो वहां पे आपको बैफ की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा इसमें डेट और इक्विटी का एक्सपोजर रहता है, और 15 साल के टाइम होराइजन में आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ले सकते हैं। तो वही एचडीएफसी का फोकस 30 फंड है, तो उसमें आप निवेश कर सकते हैं, थोड़ा स्विच कर सकते हैं। वही 12,000 की जो एसआईपी आप कर रहे हैं, 10% का स्टेपअप भी है, उससे 15 वर्ष में नितुल जी केवल 1 करोड़ रुपया बनता है, और 90,000 जो आपने निवेश किया हुआ है, जो अभी आपका लमसम पड़ा हुआ है, उससे 5 लाख बनते हैं। तो आपको करीब करीब 15-16% का स्टेप अप करना पड़ेगा हर वर्ष, तब जाके आप 1.5 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो ये जो 5 फंड्स बताए हैं, इन्हीं फंड्स में निवेश करें और फंड ना बढ़ाएं। और जैसा कि आपने अपनी बेटी के एजुकेशन के लिए भी सोचा है, तो उसमें भी किसी कोई एक फंड आप उसको एजुकेशन फंड के लिए लिंक कर दें, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी समय है और अच्छे रिटर्न्स वहां पे बन सकते हैं। नितुल जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। कुछ बदलाव करने हैं, थोड़े बहुत बदलाव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। अरविंद शिंदे जी इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पर, उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। आपने हमें अपना सवाल ईमेल किया, थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आपकी पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग है जिसके लिए आप ये अपना पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ है? जी मैडम, थैंक यू फॉर
कॉलिंग मी। तो मैंने मैडम एक सवाल इसलिए पूछा था कि मुझे ये पता नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने मनी गुरु का एडवाइस लेने की सोचा। तो मैंने पोर्टफोलियो आपको ईमेल कर दिया है ना? एक मिनट है। और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी एक्सपर्ट एडवाइस मुझे मिले। जो भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहा हूँ वो मेरा फंड का सिलेक्शन सही है गलत है, या फिर कुछ नए फंड में मुझे स्विच करना चाहिए, ये वाला एडवाइस मुझे आपसे चाहिए था। और आल्सो मेरा जो गोल है मेरा जो गोल है 1.75 करोड़ का 1.75 करोड़ का, तो मुझे ये चाहिए कि वो अचीव कर पाऊंगा या नहीं। ओके सर, बिल्कुल निश्चिंत रहिए अरविंद जी। विश्वजीत जी आपके सवाल का जवाब देने वाले हैं। बताइए विश्वजीत जी, कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? बिल्कुल स्वाति जी, इन्होंने ये 1 लाख रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा अमाउंट एसआईपी में निवेश कर रहे हैं। तो अरविंद जी, आपने जो रिटायरमेंट का गोल रखा है 1.75 करोड़ का, वो थोड़ा सा 1 करोड़ 75 लाख, तो वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। आपको थोड़ा देखना होगा कि क्या आपने उसमें महंगाई या इन्फ्लेशन को कंसिडर किया है या नहीं किया है, क्योंकि ये जो 1 करोड़ 75 लाख का गोल है ये तो आप आराम से अचीव कर रहे हैं। और केवल 9 वर्ष में अगर मैं देखूं 12% का सीजीआर लेके चले तो यहाँ पे 2 करोड़ 72 लाख रुपए बन जाते हैं। तो गोल तो आप आराम से अरविंद जी अचीव कर रहे हैं, बट मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इसमें इन्फ्लेशन को कंसिडर करें, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आप 25 30 35 40 साल हो सकता है आपको इसी इनकम पे डिपेंड करना पड़े। और ये जो खर्चा आज का खर्चा है 20 साल बाद बहुत अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन इसमें आ जाती है। 20,000 रुपए आज अगर खर्चा तो वो 80,000 रुपए हो जाएंगे 20-25 साल बाद। तो आपको बहुत बहुत तरीके से देखना है कि इन्फ्लेशन को आपने काउंट किया या नहीं किया। दूसरा, आपके पास 30 लाख रुपए का आज प्रेजेंट लमसम है जो जुड़ गया है, उसकी वैल्यूएशन अभी 30 लाख है। ये भी करीब करीब अगर मैं 8% लेके चलूं, क्योंकि आपने एफडी में भी निवेश किया हुआ है, एनपीएस में भी निवेश किया हुआ है। एनपीएस में हालांकि 10% का रिटर्न देखने को मिलता है, तो लेकिन मैं अगर 8% भी लेके देखूं तो भी 64-65 लाख रुपए यहाँ पे बन जाते हैं। तो आपका जो लक्ष्य है वो तो आप आराम से अचीव कर रहे हैं। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो में थोड़ा सा कंसंट्रेशन रिस्क है। आपने 2-3 फंड्स एक ही एएमसी के ले रखे हैं, जिसमें कि क्वांट का मिड कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप है और क्वांट का एक्टिव फंड है। तो ये इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन रिस्क, जो कि एक ही एएमसी में आपने ज्यादा निवेश कर दिया। अगर मान लो उस एएमसी में अच्छे रिटर्न्स नहीं देखने को मिल रहे हैं तो आपको आपके पोर्टफोलियो पे ओवरऑल रिस्की भी हो जाता है और रिटर्न्स पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और ऐसा अभी देखा भी होगा आपने 5-6 महीने में क्वांट की तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है गिरती हुई मार्केट में। तो आपको थोड़ा सा फंड्स में बदलाव करना होगा। और वही आपने डीएसपी निफ्टी 50 में आपने 30,000 रुपए की एसआईपी कर रखी है, तो मेरे हिसाब से उसको हम थोड़ा एक 15,000 रुपए एक्टिव लार्ज कैप फंड में ले जाते हैं। तो डीएसपी के ही टॉप 100 फंड में निवेश कर सकते हैं, या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड ले सकते हैं। तो 15-15 हजार की एसआईपी वहां कर सकते हैं। जो क्वांट का मिड कैप है, मैंने अभी कुछ मिड कैप फंड के नाम भी बताए, तो या तो एचडीएफसी मिड कैप फंड या फिर मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड आप उसमें स्विच कर दीजिए। जो एसआईपी है वो रोक दीजिए और इस नए वाले फंड में आप एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। वही क्वांट के स्मॉल कैप फंड से निकलकर आप आ सकते हैं बंधन के स्मॉल कैप फंड में। तो क्वांट का एक्टिव फंड है उसको आप रहने दीजिए। तो ये तीनों डिफरेंट एएमसीज के फंड हो जाएंगे। इसके अलावा आपने एचडीएफसी शॉर्ट टर्म फंड में भी निवेश किया हुआ है। अब मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आपका जो गोल है कोई 1 साल 2 साल 3 साल में है, तो ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड्स में ये डेट फंड है, तो यहाँ पे आपको 7 से 8-9% की रिटर्न देखने को मिलेगी। वही क्योंकि आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और 10 साल का समय है, तो आप प्योर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में ही जाए। और ये जो 5-6 फंड्स मैंने अभी बताए हैं, इसी में इस एसआईपी को आप डिवाइड कर दीजिए। तो मेरे ख्याल में आपको डेट फंड की शायद अभी आवश्यकता ना हो। अदरवाइज अगर आपका कोई गोल है तो मैं उसकी जानकारी मुझे नहीं है। जहां तक आपने एक सवाल और पूछा था अरविंद जी कि आपको कब इक्विटी से डेट की तरफ आना है, जब आपका गोल, आपका जैसे आपने लक्ष्य बताया 10 वर्ष के बाद आपका रिटायरमेंट का गोल है, तो आपको 9 वर्ष के बाद 8-9 वर्ष जब हो जाए आपके इन्वेस्टमेंट को, वहां से धीरे धीरे आप इक्विटी का पोर्शन कम करते जाइए, एक्सपोजर कम करते जाइए और उसको डेट की तरफ लाते जाइए, ताकि आपको लास्ट मिनट जब आप रिटायर हो उस समय कोई सरप्राइज ना हो। मान लीजिए आप 10 साल बाद रिटायर हो और आज की मार्केट कंडीशन हो तो आपको एक झटका लग सकता है। तो 1-1.5 साल पहले आप अपना इक्विटी से पोर्शन निकाल के डेट की तरफ लाते जाइए, तो आप बहुत अच्छे से लास्ट मिनट सरप्राइज से बच जाएंगे। और फिर उसके बाद आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं।
फिर कौन से फंड चुनने हैं, वो आप रिटायरमेंट के बाद डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये रही अरविंद शिंदे साहब के लिए सलाह विश्वजीत जी की तरफ से। बहुत शुभकामनाएं अरविंद जी आपको आपके निवेश के लिए, और बहुत धन्यवाद आपका विश्वजीत जी, आप हमारे साथ आज शामिल हुए इस एपिसोड में। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।